सभी साथियों को नमस्कार। मैं पवन कुमार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं फिल्लर फोरम के इस मंच पर। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं आप सभी को साथियों। सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम के कुछ सब्जेक्टों की डेट शीट एनटीए ने जारी कर दी है कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन सी डेट को होगा। ठीक है, 3 डेट आई हैं, सबको पता होगा। ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ मैं डिटेल, वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो। तो हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट की अभी डेट नहीं आई है, तो अनुमान है कि अगस्त में ही होगा हिस्ट्री का एग्ज़ाम। किस डेट को होगा, टाइमिंग क्या रहेगा और एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ होगा, वो एडमिट कार्ड पे मिलेगा। और एडमिट कार्ड अभी आपको पता होगा कि फर्स्ट 2 शेड्यूल में कराए जाने एग्ज़ाम। तो फर्स्ट शेड्यूल अभी जुलाई में हो रहा है 9 तारीख से, 9, 11, 12। और अगस्त में 12, 13, 14 शायद डेट है अगस्त की भी। तो दोनों में से किसी के भी एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए, हो सकता है आज या कल में से जारी कर दें वो भी। आज मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो अभी तक एग्ज़ाम शेड्यूल और एडमिट कार्ड क्या बोल जारी नहीं किया है एनटीए ने, तो जल्दी ही होने की उम्मीद है। तो मान लीजिए कि आपके लिए क्या प्रकार से प्लस पॉइंट है कि 1 महीना आपको और तैयारी करने का मौका मिल गया। तो जिन लोगों की तैयारी नहीं है, एक स्टूडेंट कह रहे थे सर दोबारा से करा दो रिवीजन कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये तैयारी दोबारा से करा दो। तो साथियों देखो, दोबारा संभव नहीं है अभी। आप भी समझते हो, 1 महीने के अंदर पूरा शेड्यूल जो 6 महीने का काम वो 1 महीने में कहाँ संभव हो जाएगा यार। ठीक है, तो आप एमसीक्यू बेसिस लगाइए। एमसीक्यू का हमारी जो सीरीज चल रही है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, फास्ट रिवीजन हमारा चल रहा है। तो 1 महीने के अंदर तो मैं बहुत कुछ करा दूंगा आप, अगर आप हमारे रेगुलर साथ में बने रहे तो। अभी हमें और भी समय मिल गया है। मेरा तो अनुमान था कि मैं 8 तारीख 6 तारीख तक हम अपना ये चैप्टर क्लोज कर दें और उसके बाद एमसीक्यू अलग अलग मिक्सअप में कराएं। लेकिन चूँकि अभी हमारे पास महीने भर का समय है तो शेड्यूल दोबारा बनाना पड़ेगा हमें। आप भी अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्लास में। हमारे 165 क्वेश्चन हो चुके हैं मध्यकाल के। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 166 आपके सामने कहता है कि तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए। वाद्य यंत्र बोले तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोलक तबला वगैरह जो होते हैं, वो कौन कौन से लेकर के आए थे साथियों, बताइए ज़रा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और वैसे टोटल क्वेश्चन नंबर 166 क्वेश्चन है ये। 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आप सभी को। 30 सेकंड्स के अंदर आपने आंसर पुटअप करना है अपने अकॉर्डिंग, जो आपको राइट आंसर लगता हो पुटअप किया करो। यार देखो, कुछ क्रिटिकल जब क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने देखा है कई बार, कुछ क्रिटिकल जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो कुछ लोग जो साथी आंसर ही नहीं करते उनका। आंसर किया करो, क्या हुआ, एग्जाम हॉल में खाली छोड़ के आ जाओगे क्या। गलत हुआ हो तो क्या हुआ, गलती से सीखता है इंसान, हो जाती है गलतियाँ, क्या हो गया, आपको पता तो लग जाएगा ना कि आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कैसी है। और एक दूसरा क्या है कि एक टोटल क्वेश्चंस मेरे कितने आपके सही हुए हैं वो भी आप लोग कुछ तो स्टूडेंट्स बता देते हैं। कामिनी कर्मा है आपका, ये कुमार मंगलम पाल है, और कुछ भी 1-2 स्टूडेंट और हैं जो बताते हैं कि सर हमारे इतने में से इतने ठीक हुए हैं और इतने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो गए हैं। तो बाकी लोग भी बताया करो यार, क्या दिक्कत है। मुझे पता लग जाता है आप लोगों की तैयारी कैसी है, किस स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी प्लानिंग करके चेंज करता हूँ थोड़ा सा। तो बताइए था 166 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रवाब और सारंगी लेकर के आए थे तुर्क अपने साथ जो आए थे ना। रवाब और सारंगी ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सारंगी का तो पता है, पर रवाब क्या होता है इसका मुझे नहीं पता। किसी को पता हो तो बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में, रवाब क्या होता है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 167 नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तबकात नासरी किसने लिखी। तबकात नासरी ये आपका हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है, बुक का नाम है तबकात नासरी, किसने लिखी थी। राइटर का नाम पूछा यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो आराम से।
तो देखिए साथियों, तबकात नासरी का जो राइटर था ना, वो था क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन नंबर डी, मिनहाज या मिनहाज उस सिराज भी बोल देते हैं इसका पूरा नाम। मिनहाज उस सिराज होता है, जो कि शिराज से आया था। मिडल ईस्ट में एक क्या बोलते हैं आपका नगर था, मिनहाज सिराज, वहाँ से आया था मिनहाज उस सिराज शिराजी। इसने लिखी तबकात नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस विद्वान का नाम क्या था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नेट का आया क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के साथ में आने वाला विद्वान कौन सा था, वो नाम बताइए फटाफट उसका। ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो उस समय टाइम पीरियड क्या था उसका, किसका, जो शासक था। महमूद गजनवी का पूछा ना यहाँ पे, तो मुझे महमूद गजनवी का टाइम पीरियड क्या था, वो भारत में, उसने भारत पर हमला कब किया था, उसका टाइम पीरियड क्या था, उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कौन आया होगा। इब्न तुत्ता को पता ही होगा आपको कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, ये तो हो ही नहीं सकता। अल फिरदौसी, अल बरूनी, अल रजा, कोई बताएगा जी इस अल का मतलब क्या होता है। अल 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 इसका होता है इंग्लिश में दा, दी या दा बोलते ना, दा फिरदौसी एक प्रकार से फारसी सॉरी अरबी टर्मिनोलॉजी है ये। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों। क्वेश्चन नंबर 168 का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। अलबरूनी देखिए साथियों, अलबरूनी से संबंधित कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एक तो ये महमूद गजनवी के समय में ही भारत आया था, ठीक है, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था, उसी टाइम पीरियड के दौरान ये आया था इसके साथ में। और अलबरूनी जो पहला विद्वान था, पहला मुस्लिम विद्वान था जो कि जिसने संस्कृत का अध्ययन किया था, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन किया था और संस्कृत भाषा को सीखा था, ठीक, और ट्रांसलेशन भी किया था इसने कई किताबों का। तो ये विद्वान व्यक्ति था अलबरूनी। इसी की स्टेटमेंट थी लास्ट टाइम आई थी ना, कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, और उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, उनके ज्ञान विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। कूपमंडुकता में आ गए थे, ये स्टेटमेंट अलबरूनी ने दी थी। हिंदुस्तान के लोग उस समय 12वीं शताब्दी की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है। मलिक काफूर कौन था, पहले तो पता ये होना चाहिए आपको। तो पहले आंसर बताइए, फिर मैं इसका डिटेल बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 169 का जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। देखिए साथियों, अलाउद्दीन खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मलिक काफूर, ठीक है, इसको 1000 दिनारी भी कहा गया है, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था ये। बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में आ गया था, और ये हिंदू था, हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गया था। और ये वो था, क्या बोलते हैं, किन्नर था। किन्नर बोलते ट्रांसजेंडर बोले तो सब समझदार हो आप लोग, ना मेल ना फीमेल, बीच का। क्या बोलते हैं, छक्का बोलते हैं क्या आप लोग, खिचड़ा बोल देते हैं, असभ्य शब्द है, लेकिन किन्नर ठीक रहेगा इसके लिए, है ना। तो ये था। और यहाँ एक बात और, अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो गे था। अरे यार बहुत सारे हुए हैं मध्यकाल के सुल्तान जो गे थे। आदमी से ही प्यार कर रहा है यार, हद हो गई। कल मैं बाबर के बारे में पढ़ रहा था, बाबर को एक आदमी से प्यार हो जाता है, बताओ यार, शादी के बाद। उसका नाम होता है बाबूरी। बाबूरी को एक लड़के से प्यार हो जाता है, बाबूरी। उसने आत्मकथा में लिखा अपनी, तुझ के बाबरी में लिखा बाबर ने, कि मैं एक दिन गली में से जा रहा था तो मेरे को सामने से वो मिल गया, बाबूरी मिल गया, और तो मुझे उसको देख के ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों घड़े मेरे ऊपर पानी के डाल दिए हों।
तो बताओ, आदमी को आदमी से ही प्यार हो गया यार, जबकि वो शादीशुदा था बाबर उस समय। और जब वो 5 साल की लड़की के साथ, और जब 5 साल का था तभी उसका निकाह उसकी उसी के चाचा की लड़की, जिसका आगे नाम था क्या नाम था, आयशा दौलत बेगम करके था, उसके साथ तय कर दिया था। शादी नहीं की थी लेकिन रिश्ता पक्का कर दिया था, कह सकते हैं आप। ठीक है, और बाद में जो 17 साल का हुआ तब उसका निकाह कर दिया गया उसके साथ में, उसकी चाचा की लड़की के साथ। तो मैं देखा उस समय की परंपराएं थी यार, आज उनके ऊपर विश्लेषण करना ठीक नहीं है थोड़ा सा, पहले ही बहुत पंगा हुआ पड़ा है। सब समझदार हो आप लोग। तो 170 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के पास 1,80,000 गुलाम थे, क्या बात है, जिसमें से 12,000 गुलाम शिल्प कार्य में कार्यरत थे। ये सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होगा इसका तो यार। बताइए साथी, कौन सा सुल्तान जिसके पास 1,80,000 गुलाम थे। रुक जा यार, काम कर रहे हैं अभी। तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 170 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम थे, ठीक, जिसमें से कि उसने 12,000 गुलामों को, ये देखिए साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है कि ये कहीं कहीं आपको 1,20,000 भी मिल सकता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। कितना मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1,20,000 गुलाम उसने शिल्प कार्य में लगाया था, और यहाँ पर 12,000 दे रखा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एनटीए में, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन वो खुद नहीं देती एनटीए, ना चाहते उनके 1-2 क्वेश्चन वैसे भी कन्फ्यूजन वाले हो जाते हैं। और इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके पास 1,00,000 से ज़्यादा गुलाम थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी प्राप्त की थी। लाख बख्श किसे कहा गया, मध्यकाल का कौन सा सुल्तान था, सबको पता होगा इसका तो। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन, हालांकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 171 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा साथियों ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने की वजह से, अब पता नहीं देता था या नहीं देता था यार, ये गुलाम था एक इसका, मोहम्मद गोरी का, है ना। तो उसके बारे में लिख दिया, अब लिखा हुआ बुक्स में पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं दिया था या नहीं दिया था। ये तो बाबर ने भी बहुत सारा बताते हैं दिए थे, काबुल कंधा ने बहुत सारे सिक्के बांटे थे उसने भी, कल ही में पढ़ रहा था बाबर के बारे में भी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श। क्वेश्चन नंबर 172 का क्या राइट आंसर होगा, बताइए साथियों। निम्नलिखित में से कौन मोइजिन गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था, बताइए साथियों। गोरी के खिलाफ चंदावर का युद्ध किसने किया था, जो युद्ध में मारा गया था, ये तो पता ही होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 172 का जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद। चंद से चंद मिला दीजिए, बन जाएगा ट्रिक। चंद से चंद मिला दीजिए, जयचंद मारा गया चंदावर के युद्ध में। पता लग गया। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने पहले मोहम्मद गौरी को हरा दिया था 1191 में, पहले तराइन के युद्ध में। दूसरे में ये बेचारा खुद हार गया था, क्योंकि जयचंद वगैरह इनका सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया था। और जयचंद ने क्यों साथ नहीं दिया? क्योंकि इसकी बेटी थी ना, शायद वो बहन थी, बेटी थी, शायद बेटी थी, हाँ, संयोगिता, जिससे कि प्यार करता था पृथ्वीराज चौहान। वो मतलब प्यार करती थी, संयोगिता प्यार करती थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत तगड़ा धनुर्धारी था। ठीक है, तो वो उस मन में प्यार कर बैठी उससे, तो उसने अपने सहेलियों के साथ भिजवाया खत कि भाई मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, आपको मैं स्वयंवर करना, आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। इसके पापा ने शादी कर दी, स्वयंवर रचा दिया, इसको बुलाया नहीं। वो कहानी सबने पढ़ी होगी आपने। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं, ये क्रोध के मारे छुप के गया वेश बदल करके, और वहाँ से सबको हरा के उठा लाया संयोगिता को। तो कितना बड़ा अपमान है यार, एक बाप के सामने उसकी बेटी का परण हो जाए, वो भी शादी वाला दिन। तो गुस्सा तो आएगा ना। आप अपने आप से अंदाज़ा लगा लीजिए, आपके साथ कुछ ऐसा हो तो। बहन बेटी सबकी बराबर होती है यार, क्योंकि उस समय के हालात ऐसे थे, तो इसने साथ नहीं दिया, तो पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उसको भी हरा दिया अगले बार। 1194 में हुआ था, 1194 1194 में चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गोरी की हत्या की थी? बताइए साथियों, किन्होंने की थी मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन गोरी या मोहम्मद गौरी एक ही बात है, कन्फ्यूज मत होइए इसके अंदर। इसका मोहम्मद गौरी का नाम जल्दी समझ जाते हैं लोग। इसका काफ़ी बड़ा नाम था, पदवी धारण की थी इसने। तो मुइजुद्दीन गोरी की हत्या किसने की थी? 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखरों ने हत्या कर दी थी। खोखर एक जनजाति थी साथियों। खोखर क्या थी? एक जनजाति थी। तो उन्होंने जो है मुइजुद्दीन गोरी जब लौट रहा था, भारत से जा रहा था, उसकी हत्या कर दी थी रास्ते में। पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक और देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आया हुआ नेट का क्वेश्चन है। कौन सा सुल्तान था, हाँ, जिसने एक और देवी लक्ष्मी और दूसरी देवी का नाम अंकित करवाया था अपने सिक्कों के ऊपर? सोने के सिक्के चलवाए थे लक्ष्मी प्रकार के। तो बता जरा, ये बताइए, वो लक्ष्मी थे प्रकार के जो सिक्के थे उसमें, वो लक्ष्मी कौन से आसन में थी? खड़े आसन में थी या पद्मासन, बैठे हुए पद्मासन में थी? ये भी फैक्ट है। बताइए साथियों, कौन सा शासक था जिसने चलाए थे सोने के सिक्के लक्ष्मी प्रकार के? अटका हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
30 सेकंड्स के अंदर आपने आंसर पुटअप करना होता है साथियों। आंसर, राइट आंसर फटाफट दीजिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 174 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इब्न साब या मोहम्मद गोरी। उसी ने करवाए थे। तो यही सुल्तान था जिसने कि सोने के सिक्के चलाए थे देवी लक्ष्मी के। हैं, एक और लक्ष्मी की वो आकृति और दूसरे उसका नाम था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से आपने राइट आंसर पुटअप करना। बताइए साथियों, कौन सा शासक था जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया? बाकी तीनों ने दिया था, एक ने नहीं दिया था। सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो यार आसानी के साथ। तो ये जो क्वेश्चन वो था शासक जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, वो था ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक ने का कोई योगदान नहीं था कुतुब मीनार के निर्माण में। सबको पता है शुरुआत की थी या नहीं की थी मैंने खूब रिसर्च की है। मैंने इसका डिटेल टेलीग्राम पे भी डाली थी यार, है ना। कुछ लोगों जो पुराने उन्होंने देखा होगा। मैंने खुद जाकर रिसर्च की थी वहाँ पे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे कि ये कहा जाए कुतुब मीनार ने का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो बाद के इतिहासकारों ने उसके साथ जोड़ दिया है। क्योंकि उस समय दिल्ली राजधानी नहीं थी। दिल्ली राजधानी उस समय इल्तुतमिश के टाइम तक लाहौर से चलता था। लाहौर से इल्तुतमिश ने बाद में स्थानांतरित किया था दिल्ली में। किला था यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग की थी, जैसा कि इतिहास हमें बताता है। स्टार्टिंग की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको बढ़ाया और फिरोज शाह तुगलक ने जब इसे भूकंप से इसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसका रिपेयरिंग करवाई थी, पुनर्निर्माण कराया था। बाकी गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कुछ नहीं करवाया। ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो P.N. ओक की एक पुस्तक है, क्या नाम उसका, हाँ, भारतीय इतिहास के भयंकर भूले। बुक का नाम नोट कर लो, भारतीय इतिहास के भयंकर भूले। राइटर है P.N. ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक। पब्लिशर है हिंदी साहित्य सदन। ऑनलाइन चेक करोगे, अमेजन वगैरह पर मिल जाएगी आपको। बहुत 8-10 साल पहले पढ़ी थी मैंने पूरी डिटेल इसके बारे में। मैं खुद गया था वहाँ पे, खुद जाके मैं रिसर्च की थी। फोटोग्राफ वगैरह थे, मैंने डाले भी होंगे, डाले थे टेलीग्राम पे। पुराने स्टूडेंट्स को पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि 176 दिल्ली के सुल्तानों में से किसने खुद को खलीफा घोषित किया? क्या बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। खुद को ही खलीफा बना दिया था, घोषित कर दिया था। कौन सा सुल्तान था? तो क्वेश्चन नंबर 176 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी राजवंश का ही ये राजा था, बाद में हुआ था। तो इसने अपने आप को खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 कहता है कि सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था। किससे संबंध रखता दीवान वक्फ? वक्फ बोर्ड अलग है, यहाँ पर दीवान वक्फ की बात हो रही है।
तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो राइट आंसर है ना साथी, वो है ऑप्शन नंबर ए, वह कागजात की देखभाल करने से। खर्च हुए कागजात जो होते हैं उनके बारे में देखभाल करने संबंध था दीवान वक्फ सल्तनत काल में। उस समय यार कागज़ था, 11वीं 12वीं शताब्दी में हुआ था कागज़ का आविष्कार, तो चाइना में बताते हैं। राजू दीक्षित मना करता, राजू दीक्षित कहता है कि हिंदुस्तानी वालों ने ही ईजाद किया था कागज़। क्यों? क्योंकि मैगस्थनी खुद अपने इंडिका में लिखता है कि हिंदुस्तान के लोग बनाते हैं लिखने के लिए, वो कूट कूट करके छाल को, पेड़ों की छाल वगैरह कूट कूट करके उनसे, जैसे आधुनिक गत्ता होता है ना, गत्ता मोटा मोटा कार्डबोर्ड जिसको बोलते हैं आप लोग, इस प्रकार से बनाते हैं, उनको सुखा करके फिर उसके ऊपर लिखते हैं। खुद मैगस्थनी अपने इंडिका में लिख रहा है 2300 साल पहले। हमें बताया जाता कि चाइना कागज़ का आविष्कार चाइना ने किया। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, अब जो लिख दिया वही सच हो गया यार। कहते हैं सच की हमेशा जीत होती, कहीं नहीं होती यार, सब बकवास साला। जो जीतता है वही सच होता है। अकबर जीत गया, अकबर महान बन गया। हेमचंद्र हेमू हार गया तो उसका नाम निशान ख़त्म इतिहास से। तो 178 कहता है कि सुल्तान मुइजुद्दीन भारत में कितनी बार पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी भारत में कितनी बार हारा था? 1 2 3 4, कितनी बार हारा? 178 क्वेश्चन बताइए ज़रा। वन 178 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार हारा था। पहली बार तो उसी ने हरा दिया था। कौन सा शासक था वो, ज़रा बताइए। सबसे पहली बार उसने हराया था ना, स्टार्टिंग में जहाँ चला तभी हरा दिया था उसने गोरी को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 179, निम्नलिखित में से किसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी? क्या बात है, खलीफतुल्लाह, ऐसा लगता है जैसे तो खलीफा ही खुद हों। खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण किसने की थी बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 179। तो क्वेश्चन नंबर 179 के साथ ही जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अभी बताया ना मैंने आपके सामने कि खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो इसी ने की थी, मुबारक शाह खिलजी ने। तो खलीफतुल्लाह या खलीफा की उपाधि एक ही बात है, समझ जाया करो यार। हिंट, इतने हिंट होते हैं बस, खाली इन्हीं को पकड़ा करो, इनको पकड़ जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 कहता है कि सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान सचिव कहलाता था, क्या कहलाता था? शाही सचिवालय, शाही सचिवालय बोले तो आज का इंपीरियल सेक्रेटेरिएट, दिल्ली में है ना सेक्रेटेरिएट, जहाँ सेक्रेटरी बैठते हैं, पूरा सत्ता वहीं से चलती है। जैसे संसद से तो पारित होते हैं सिस्टम, है ना, विधान पालिका हमारी, वहाँ से विधान और कानून वगैरह पारित होते हैं, डिसीजन लेती है वो। इम्प्लीमेंट करने काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, सेक्रेटरी और IAS IPS वगैरह जो होते हैं ना, वो करते हैं सारा सिस्टम को लागू। तो शाही सचिवालय, इंपीरियल सेक्रेटेरिएट का प्रधान सचिव, चीफ सेक्रेटरी क्या कहलाता था? प्रधान सचिव बोले तो चीफ सेक्रेटरी आज का। उन चीज़ों को ना आज से जोड़ के देखा करो, आसानी के साथ समझ में आ जाएगी आप लोगों को। लेकिन वही बात, जब आज का बारे में पता होगा तो ही तो समझ पाओगे ना यार। जब पता ही नहीं होगा आज के बारे में कि प्रधान सचिव को क्या कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका क्या काम होता है, क्या पोस्ट होती है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या काम होते हैं, उसके लिए आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ा था भाई इग्नू में, 8 किताबें पढ़ी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन निचोड़ के साथ में आया था आपके। आप पढ़ लोगे आपको पता लग जाएगा, पढ़ना साथियों पड़ेगा, देखो आपको तभी कुछ कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 180 सी, दबीर मुमालिक, दबीर मुमालिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दबीर जो था ना दरबार से संबंधित रखता था, दरबार से, और ये बरीद ये था, ये गुप्तचर विभाग से संबंध रखता था। ठीक है, काजी मुगल ये न्याय व्यवस्था का से संबंध रखता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में नीचे दिए गए कूट के अनुसार व्यवस्थित करें। ये तो आसान क्वेश्चन है यार। पहले कौन सा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आपने कि पहले कौन सा शासक आया था, उसके बाद कौन सा शासक, उसके बाद कौन सा शासक। ये तो सबको पता होगा। तो बताइए साथी जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वन को इनके ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको उनकी डेट याद होनी चाहिए, साथ टाइम पीरियड याद होना चाहिए, कौन से शासक का टाइम पीरियड क्या था। उसी अगर आपको याद है वो, तो आप इजीली आसानी के साथ उसको लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 181 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर 181, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, 712 में आ गया था, सबको पता होगा। उसके बाद फर्स्ट आएगा महमूद गजनवी, 1015 के आसपास से लेकर के ये 1030 तक रहा था। 30 में इसकी डेथ हो गई थी, 25 में इसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने। उसके बाद आएगा आपका चंगेज खां, 12वीं शताब्दी में चंगेज खां आता है। और उसके बाद तैमूर लंग आता है आपका 1398 में, 14वीं शताब्दी में इसने हमला किया था, दिल्ली को लूटा था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको डेट याद है सारे ही शासकों की, तो उसमें आप आसानी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। 182 क्या कहता है कि अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में समय जानने के लिए ताश घड़ियाल का प्रयोग किया जाता था। क्या बात है, ताश घड़ियाल बोले तो जहाँ तक मेरा अनुमान है जल घड़ी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल घड़ी, जल घड़ी। जैसे रेत घड़ी होती है ना, रेत चलता रहता है, रेत घड़ी होती है, रेत घड़ी। इसी प्रकार से जल घड़ी होती है। रेत घड़ी का तो पता ही होगा आप सभी को। इस प्रकार से होता है, ऊपर से रेत यहाँ भरा होता है, रेत गिरता रहता है हल्का हल्का यहाँ पे नीचे ना, उसी टाइम देखा जाता है, तो उससे अंदाज़ा लग जाता था कितने टाइम में वो नीचे गिरेगा। तो उसमें एक फिक्स अमाउंट का रेत भरा जाता है। कांच की शीशी में इस प्रकार डिजाइन होता है, वो देखा होगा पुरानी फिल्मों में आपने। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको साथियों, जो महामल्लपुरम के जो रथ मंदिर है ना, ये पांडवों के नाम पर है, जो वहाँ पर जो पहिए हैं उन रथों के बड़े बड़े, उन पहियों के जो आरे हैं ना, पहियों के आरे मतलब जो पहिए हैं वहाँ के, ये जो पहिया है मान लीजिए, उसके बीच में जो ये जो डिज़ाइन है, ये आरे जो है, ये घड़ी है एक प्रकार की, और इसको धूप घड़ी बोला गया है। और ये जो आरे हैं ना, ये इनके बीच में और भी हैं सिंबल्स इस प्रकार के, तो ये घड़ी का काम करते हैं। जहाँ पर छाया आती है वो उतनी छाया के हिसाब से टाइम बताते हैं, लेकिन हर किसी को पता नहीं इसके बारे में। इसके बारे में जानना हो तो प्रवीण मोहन यूट्यूब चैनल देख लेना, पता लग जाएगा। वो ब्रिलियंट आदमी है, बहुत रिसर्च करता है बंदा, अपने मंदिरों के अपने इतिहास के धरोहरों को खुदा खोज करके पब्लिक के सामने लाता है। मैं तो कहता हूँ सरकार को उसको ASI का डायरेक्टर बनाना चाहिए, या उसको ASI में लेना चाहिए। निकम्मी सरकार हमारी ऐसे बंदों को बेचारे को भटकते रहते हैं रिसर्च करते हुए, और जो ऑलरेडी पावर में है उनको सालों को कुछ पता ही नहीं, डूब मरना चाहिए। ये हमारा ब्यूरोक्रेट सिस्टम है साला, रद्द, सबसे बकवास सिस्टम लगता है मुझे इंडिया का, सबसे रद्द नकारा नालायक सड़ा हुआ सिस्टम सड़ा, जिसको कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो बेचारे भटकते रहते हैं, और जो सत्ता में बैठे तो उनको सालों कुछ पता नहीं होता, वो पैसे दे करके मंत्री MLA MP के लड़के आ जाते हैं पावर के अंदर, जिनको सालों को कुछ नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अच्छा हाँ, ये बताइए पहले कि ताश घड़ियाल का प्रयोग किसके शासक में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 182 का जो राइट आंसर है ना,
वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में ताश घड़ी या जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था समय देखने के लिए। बाबर प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? सबको पता है, अपने रक्त और लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध था। 183 का राइट आंसर ए होगा। स्किप करा करो ऐसे क्वेश्चन के लिए, बहुत पुराने हो चुके हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध के नए युग का आरंभ किया? बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 184 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 184 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा साथी ऑप्शन नंबर बी, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने नए सूत्र का आरंभ किया था। सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए अपने दूत भेजे थे एशिया और अफ्रीकी देशों में। पढ़ा लिखा था पर ये नहीं पता कहाँ पढ़ा, समझ नहीं आया मुझे तो। कहाँ वो विद्यालय, कहाँ वो यूनिवर्सिटी है, कहाँ वो मकतब और मदरसे हैं जहाँ ये पढ़ा था। बड़ी इसके बारे में कहते हैं दार्शनिक था, मैथ का, गणित का, साइंस का विद्वान था ये। कहाँ पढ़ा? वो उनका अवशेष ही नहीं मिल रहे हमें आज तक। मैंने बहुत खोजा, इतिहास को छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिले। नालंदा उनके तो मिलते हैं यूनिवर्सिटियों के, जो बाद में बने इनके पता ही नहीं। क्वेश्चन 85 कहता है कि निम्न में से किसने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है? कौन सा इतिहासकार था जिसने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 185 आपके सामने। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 185 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था विज्ञानों की रानी इतिहास को। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 186 क्वेश्चन कहता है कि तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सॉरी, तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन था, किसने लिखी थी? ये आपका हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए साथियों, उस राइटर का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 186 का जो राइट आंसर होगा ना साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी या यहया भी बोल देते इसको, यहया बिन अहमद सरहिंदी इसका पूरा नाम था। इसने लिखी थी तारीख मुबारक शाही। तो कहता है कि 187 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी था? ये तो सबको पता होगा यार, ये अलबरूनी है, अलबरूती नहीं, अलबरूनी। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, अलबरूती की बजाय अलबरूनी है, सबको पता होगा। अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता या हसन निजामी, कौन था?
अफ्रीका से आया था, बताया था लास्ट टाइम में मैंने आपको। और हाँ, जैसा तो जिन्होंने नहीं देखी ना हमारी पुरानी वीडियो, वो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, एरो को नीचे करोगे तो उसमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, नीचे उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी सभी सब्जेक्टों की, उसमें सबसे नीचे हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें से जो किसी की वीडियो रह जाती है या किसी का सिलेबस थोड़ा पीछे छूट गया है, वो 1 बाय 1 करके सारे सिलेबस देख सकता है, थ्योरिकल क्लासेज भी और MCQ सीरीज भी। वीडियो नंबर 110, 110 नंबर वीडियो से हमारा MCQ सीरीज शुरू हुई है, और उससे पहले हमारी सारी ही थ्योरिकल क्लासेज हैं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तीनों पोर्शन मैं आपके करा चुका हूँ, और हिस्ट्रियोग्राफी मैंने करा दी है। ठीक है, और उसके बाद अब हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, MCQ सीरीज चल रही है, फास्ट रिवीजन भी हो रहा है हमारा, कंप्लीट मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ आप सभी के सामने, और आपकी तैयारी को और अच्छे बनाने के लिए इसके बाद हम और आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, जिन स्टूडेंट्स कह रहे थे उस दिन कमेंट में भी, वो लड़की कह रही थी, तो वो वीडियो में जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज़ को हमारे देख सकते हैं। दोबारा तो संभव नहीं है ना पूरा 6 महीने का कोर्स एक दिन में कराने का, 1 महीने में कैसे करा देंगे बताओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है, आप लोग तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम दीजिए, और पुरानी वीडियो जितनी भी हमारी, जितनी नहीं देखी आपने, जहाँ से भी कोर्स आपका बचा हुआ वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में से जा करके 137-38 वीडियो हमारी हो चुकी है टोटल, उसमें से जो भी आपको सूटेबल हो, जहाँ तक जो पोर्शन आपके बचे हैं उनको आप वहाँ से देख सकते हो। क्लियर, बता दिया है। तो ये जो है ना अफ्रीकी, ये जो यात्री थे सबको पता है, इसमें इब्न बतूता था, अफ्रीका के मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर 188 कहता है कि निम्न में से किसने तोतीए हिंद की उपाधि प्राप्त की थी, या हिंदुस्तान का तोता, तोता ए हिंद भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, तोता ए हिंद या तूतीए हिंद, कहीं कहीं तूतीए भी मिलेगा, तूतीए, तूतीए हिंद या तूती हिंद इकट्ठा भी लिख देते कई बार, ये मिस प्रिंटिंग का काम होता है, प्रिंटर्स कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो तोता ए हिंद या तूतीए हिंद या तूती ए हिंद एक ही बात है, हिंदुस्तान का तोता इसका अर्थ होता है। इसकी उपाधि किसने प्राप्त की थी, कौन सा इतिहासकार था जिसे तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो 188 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने प्राप्त की थी तोता हिंद की उपाधि। ये तो इसने अपनी राइटिंग पे लिखा है कि मैं आपको ये ना अच्छा जानकार था हिंदवी का। किसका जानकार था, हिंदी नहीं हिंदवी, शुद्ध हिंदी और उर्दू मिल करके जो ज़बान निकली उसे बोला गया हिंदवी, सॉरी फारसी और हिंदी मिल करके हिंदवी बनी, यानी कि थोड़ा सा उर्दू और थोड़ी सी बिगड़ी हुई हिंदी, उसे हिंदवी कहा गया फारसी शब्दावली में, जो कि 11वीं शताब्दी से डेवलप होना शुरू हो गई थी, और आज जिसे हम हिंदी कहते हैं वो हिंदवी का एक रूप है, अपभ्रंश है कह सकते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो कहता है कि मैं आपको हिंदी में अच्छी तरह से बोल सकता हूँ और आपको जवाब भी दे सकता हूँ, तो ये अच्छा हिंदी जानता था। ठीक है, ये था। तो आगे चलते हैं साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 188 हो चुके हैं हमारे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवाने, क्या है ये, दीवाने अमीर कोही, हाँ दीवाने अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया था। दीवान ए अमीर कोही होगा, दीवान ए यहाँ तक समझ आएगा ना, ये अमीर आएगा यहाँ पे, थोड़ा ठीक कर लीजिए इसको, दीवान अमीर ए कोही, दीवान अमीर कोही या दीवान अमीर कोही एक ही बात है, हैं। दीवान अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया था, किसने बनाया था दीवान अमीर कोही विभाग, मैंने लास्ट टाइम बोला था ना आपको, देख लीजिए अच्छे से सारे सुल्तानों और उन सुल्तानों ने कौन कौन से विभाग बनाए थे, और उन विभागों के ऊपर कौन कौन सा अधिकारी बैठाया था, उस अधिकारी की पोस्ट क्या थी, नाम क्या था।
दीवाने ममालिक, दीवाने आरिज, दीवाने बहुत से तरह के थे ना, बरीद और दबीर वगैरह जो थे, ये सारे देखने हैं आपने। तो बताइए साथी उसका राइट आंसर क्या होगा। दीवाने अमीर को ही किसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 189। तो क्वेश्चन नंबर 189 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT शॉर्ट में बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दीवाने अमीर कोही नामक विभाग, डिपार्टमेंट की स्थापना की थी इसने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बनाए थे साथियों, उनको अच्छे से देख लेना एक बार आप। उन मैच मेकिंग में भी आते हैं ये, कि कौन से शासक ने कौन से डिपार्टमेंट बनाया, मैच मेकिंग करिए ज़रा। या 4 डिपार्टमेंट देंगे, चार उनके अधिकारियों का नाम बताएंगे, बताइए कौन सा डिपार्टमेंट का अधिकारी क्या कहलाता था। इस प्रकार से भी आता है कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 190 कहता है, किस उर्दू कवि को कविता का भगवान कहा जाता था। क्या बात है भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया यार, कविता का भगवान कहा गया। कौन सा उर्दू कवि था मध्यकाल का जिसे कविता का भगवान कहा जाता था। यार भगवान नहीं, कविता में हमेशा तो भगवान तो उन्होंने यूज ही नहीं किया कभी टर्म, उन्होंने हमेशा अल्लाह यूज किया। सब इस्लाम के मानने वाले थे तो अल्लाह मानते, ये बाद के इतिहासकार ट्रांसलेशन में गड़बड़ करते हैं, ओरिजिनलिटी को नहीं रहने देते, ये गड़बड़ कर देते हैं। तो कविता का अल्लाह कहा गया, किसे कहा गया बताइए साथी जरा। भगवान नहीं, भगवान मेरा अल्लाह में फ़र्क होता है। तो बताइए साथी, किस उर्दू कवि को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 190 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मीर तकी मीर को उर्दू कविता का जनक भी माना गया है, उसे कविता का अल्लाह भी कहा गया है, कविता का भगवान कह सकते हैं। मीर तकी मीर था वो, उर्दू कविता का जनक माना गया है इसको। हालांकि मीर तकी मीर ये समकालीन था आपके, अरे क्या नाम था उनका, हाँ कबीर साहब के समकालीन था ये कबीर साहब से ईर्ष्या रखता था, द्वेष भावना रखता था, लेकिन बाद में उन क्षमा याचना करके उनका शिष्य बन गया था मीर तकी मीर जो था। भड़का देता था ये शासक को, सुल्तान को भड़का देता कि ये कबीर साहब जुलाहा है, ये तो कुरान को और भगवान एक ही मानता है, जबकि कुरान हमारी बड़ी है, अल्लाह भगवान को नहीं मानता, ये अल्लाह को नहीं मानता। इस प्रकार से भड़का देता था। बाद में फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ, मालिक ने पर दिखाई थी अपने चमत्कार, तो ये फिर उनके चरणों में गिर गया था। वो लंबी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 191 का राइट आंसर क्या होगा साथी बताइए। इल्तुतमिश की सेना के मुख्य भागों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। इल्तुतमिश की सेना में क्या शामिल नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। क्वेश्चन नंबर 191। तो क्वेश्चन नंबर 191 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तोप खाना नहीं था। क्योंकि तोप खाना तो साथियों ये जनरल तो ये पढ़ाया जाता है कि बाबर लेकर के आया पानीपत के पहले युद्ध में, बाजुर और बेहरा का जो युद्ध हुआ था 1519 में, वहाँ भी उसने तोप खाने का इस्तेमाल किया था।
लेकिन ये गलत है, इससे पहले भी दक्षिण भारत में तोप का प्रयोग बारूद का प्रयोग हो चुका था, तोप खानों का। दक्षिण भारत में विजयनगर और बयामनी की जो लड़ाइयाँ हुई थी उनमें आता उल्लेख मिलता है, पढ़ोगे मिल जाएगा आपको। सल्तनत काल में सर जानदार था, बताइए साथी क्या था सर जानदार? गुलामों का प्रमुख था, गुप्तचर का प्रमुख था, प्रमुख अंगरक्षक था, या प्रमुख न्यायाधीश था? कौन था क्या पोस्ट थी सर जानदार की? तो क्वेश्चन नंबर 192 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रमुख अंगरक्षक था। अंगरक्षक बोले तो सिक्योरिटी गार्ड था। देखिए साथी क्या है इसमें ट्रिक, क्या है इसकी? जानदार। जान कहाँ चाहिए होती है, ताकत कहाँ चाहिए होती है? सिक्योरिटी में चाहिए होती है, सीधी सी बात है। गुलामों को जरूरत नहीं जान की, गुप्तचरों को भी नहीं जरूरत जान की, न्यायाधीश तो अपने माइंड से काम करते हैं, है ना। तो इन सभी के बजाय अंगरक्षकों को चाहिए, ताकतवर आदमी को अंगरक्षक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा जाता था, ताकि कोई चोर चकारी ना कर सके, कोई उत्पात ना मचा सके। सिक्योरिटी गार्ड को चाहिए जान। सल्तनत काल के मुनही से क्या तात्पर्य है? या मुनही मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा आपको मुनहियान। क्या मिलेगा कहीं? मुनहियान। मुनहिया मुनहियान एक ही बात है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, मतलब ये एक वचन है, ये बहुवचन है। जैसे तो लोग नहीं, लोग तो गलत हो जाएगा, एक आदमी और बहुत सारे आदमी, उसी प्रकार से है। पेंसिल और पेंसिलें, कपड़ा और कपड़े, वही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? मुनहियान, सल्तनत काल में मुनहियान, मुनही या मुनहियान किसे कहा गया? 193 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा यार मुझे तो। मुनियान गुप्तचर को भी कहते हैं, गुप्तचर को तो बरीद, दबीर, बरीद बरीद भी कहा गया है कुछ जगहों पे। व्यापारी, गुप्तचर, गुलाम, कोई श्योर हो तो बताना जरा कमेंट में। गुप्तचर हो सकता है गुप्तचर ही कहा गया, लेकिन गुप्तचरों को तो उसका जो था ना प्रमुख, तो बरीद मुंह कहा गया था। गुप्तचरों के सीनियर को, प्रमुख को बरीद मुंह कहा गया था। मुनियों को हो सकता है छोटे गुप्तचरों को कहा गया हो। कोई श्योर हो तो बताना जरा कमेंट में। ये जरूर नहीं होता, जैसे मान लो जी मैं क्वालिफाइड तो मुझे सब कुछ पता, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी गलती मुझसे हो जाती है, ठीक है। हाँ, आप लोगों के साथ इसलिए सपोर्ट कर चाहता हूँ मैं, आप लोगों के साथ भी। तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 194 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासन में सभी विदेशियों को एज्जा के रूप में संबोधित किया जाए? किसके रूप में? एज्जा के रूप में संबोधित किया जाए विदेशियों को, फॉरेनर जो भी आते हैं उन्हें एज्जा के रूप में संबोधित किया जाए, एज्जा कहा जाए उन्हें। कौन सा शासक था बताइए? क्वेश्चन नंबर 194 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 194 का जो राइट आंसर होगा ना साथियों
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जारी किया था आदेश कि उसके शासन में सभी विदेशियों को एजा के रूप में बुलाया जाए, संबोधित किया जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्या कहता है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन एक बलबन के शासनकाल से आरंभ होकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के छठे वर्ष पर समाप्त होती है। बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक के छठे शासनकाल पर समाप्त होती है। फुतुहात फिरोज शाही, फतवाएं जहादारी, सीरत फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। 195। काफ़ी लंबा टाइम लिया था इसने, बलबन के टाइम पीरियड से लेकर के, और फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक के शासन के छठे वर्ष पर समाप्त होती है। गयासुद्दीन तुगलक भी इसके बाद काफ़ी सारे शासक आए थे बलबन के बाद में, है ना। खिलजी आए, खिलजी चले गए, खिलजियों के बाद में फिर आपका आ गए थे ये तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर लास्ट में फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के छठे वर्ष तक का शासनकाल तक का उसमें डिटेल मिलती है हमें। तो कौन सी वो बुक है, वो है साथियों क्वेश्चन नंबर 195 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही किसकी राइटिंग है? जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही। क्या बात। तो क्वेश्चन नंबर 196 कहता है कि इल्तुतमिश को बदायूं की इक्तादारी दी थी। किसने दी थी इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तादार बना दिया? इक्ता, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको इक्ता क्या होता है। इक्ता ज़मीन का टुकड़ा होता था ना मध्यकाल में, जो दिया जाता था जागीर के तौर पर, जैसे आपके मुगल काल में जागीरें दी जाती थी अधिकारियों को, इसी प्रकार से सल्तनत काल में इक्ता दी जाती थी, ज़मीन के टुकड़े दिए जाते थे, बजाय नकद वेतन के कैश पेमेंट करने के बजाय अधिकारियों को इक्ता दी जाती थी, जगह दे दी जाती थी, एरिया बांट दिया था, कभी इतने गांव तेरे को मिलेंगे, इतना ये शहर इसके आसपास गांव तेरे को मिलेंगे, और डिवाइड कर दिया था अधिकारियों को। उसके बदले उन्हें सेनाएं रखनी थी, और शाही सेनाएं रखनी थी, और जब युद्ध वगैरह होता था तो उन्हें सेना को सुल्तान की सेवा में भेजना पड़ता था, और नजराने वगैरह भी देने पड़ते थे टाइम टू टाइम। ये प्रोसेस था उस समय का। ठीक है, तो बदायूं जो कि आदिकुल उत्तर प्रदेश में है, उसकी इख्तियारी दी थी इल्तुतमिश को। किसने दी थी, कौन सा शासक था? आसान है यार, बता सकते हो आसाम से। क्वेश्चन नंबर 196 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी इसको इख्तियारी बदायूं की। कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब घोड़े पर चढ़ के आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 197, किसके शासनकाल में लोग अपने पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? क्या बात है। हमारे यहाँ पर क्या परंपरा है साथियों, ज़्यादातर मामलों में हमारे यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि पुलिस वाले के साथ में और वकील के घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करते। जहाँ तक हो सके ना बेटा देते हैं ना बेटी देते हैं, पुलिस वालों को और वकीलों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़के का बाप हो, चाहे लड़की का ही बाप और क्या बोलते हैं खुद लड़की वकील हो तो भी नहीं करेंगे, चाहे लड़का वकील हो तो भी नहीं करेंगे, चाहे लड़का लड़की और उनके माँ बाप पुलिस सर्विस में तो भी नहीं करेंगे रिश्ता वहाँ पे। हमारे यहाँ की परंपरा है, कुछ जगहों पर राजस्थान में भी देखा मैंने ये चीज़। तो ये कहता है कि किसके शासन का लोग अपनी बेटी का विवाह राजस्व लिपि को, राजस्व लिपि बोले तो राजस्व उगाने वाले क्लर्क हैं, टैक्स रेवेन्यू जो होते थे, क्लर्क जो होते थे उनसे नहीं करते थे अपनी बेटी की शादी। क्यों? भ्रष्ट होते थे, साले निकम्मे होते थे, पता नहीं कब कौन टपका दे उनको। ऐसे पुलिस वालों का हाल होता है, भ्रष्ट होते हैं ज़्यादातर मामलों में, सभी नहीं होते लेकिन बहुत सारे होते हैं। ऐसे वकील होते हैं बात बात पे वकालत झाड़ेंगे, है ना। घर कोई कोर्ट बनाना चाहते हैं, बात बात पे कानून मंत्री बन जाते हैं, इसलिए उनके घर सुखी नहीं रहते। देख लीजिए आप कभी भी अपने आसपास रिश्तेदारी वगैरह में वकीलों के घरों में, पुलिस वालों के घरों में झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि वो कोर्ट वहाँ जो
प्रोफेशन को देखिए क्या होता है, हमेशा याद रखना है साथियों, प्रोफेशन को ना प्रोफेशन के तौर पर वहीं तक रहना चाहिए। कोर्ट के अंदर ही प्रोफेशन चलता, कोर्ट से बाहर आकर के आदमी को एक सामान्य जीवन की, सामान्य साधारण आदमी की तरह रहना चाहिए। ठीक है, पुलिस वाली जो होती है ना, वो ड्यूटी पे जाए तो पुलिस बन जाए, और ड्यूटी से जैसे ही वर्दी उतरे उसको एक साधारण आदमी की तरह बिहेव करना चाहिए आदमी को, तब तो उसका घर चल जाएगा अच्छे से। अगर वो इंसान चाहेगा कि मैं घर में वकालत झाड़ूँ, तो फिर तो घर ख़राब होते हैं साथियों। सब समझदार हो आप लोग, बड़े बच्चे हो। तो 197 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की बात है। नेक्स्ट कहता है कि दिल्ली के रोजगार एवं राजगीर है, रोजगार नहीं, राजगीर मतलब चिनाई करने वाले मिस्त्री, राजगीर एवं संग तराश समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। यह कथन किस इतिहासकार का है? राजगीर बोलो तो चिनाई के मिस्त्री, राजमिस्त्री जिसको बोल देते साधारण भाषा में, कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले, और संग तराश बोलते पत्थर तराशने वाले, टाइल और पत्थर लगाते हैं ना, मार्बल का जो काम करते हैं, डिजाइन वगैरह जो बनाते हैं, टाइलें वगैरह लगाते हैं, उन्हें संग तराश बोला गया फारसी में। तो वो कहता है कि दिल्ली के राजगीर एवं संग तराश समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले सभी शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। यही कारण था कि यहाँ पे सारे मकबरे बने। किस इतिहासकार ने यह कथन लिखा है? बताइए साथियों, फटाफट राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 198 को जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, याद लिख लीजिए इसको, बेशक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस निम्नलिखित में से किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? पता होगा ये तो। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। किसने कहा था? ये कहा था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर स्थापित किया था? क्या लिखा जा रहा है यार, मैं बताऊंगा थोड़ा पहले आंसर दो, उसकी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 200 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी। आगरा नगर स्थापित किया सिकंदर लोदी ने। शायद 1504 में स्थापित किया था, जहाँ तक मेरा अनुमान है 1504 में आगरा की स्थापना की थी। बकवास है यार, आगरा बहुत पुराना शहर है, पहले से था यार, उसका नाम बदल के इसने वो कर दिया, अपने नाम से लिखवा दिया बुक्स में। तो इसका नाम से मैंने बोला ना आपको कि जो सच होता है, जो जीतता है वही सच होता है बेटा। तो ये जीत गया उस समय करा था, इसने अपने नाम से लिखवा दिया। ऐसे ही जैसे कि जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने श्रीनगर की स्थापना की है। और अगर कल्याण की राज तरंगिणी पढ़ोगे ना आप, तो कल्याण खुद कहता है उसमें कि श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अब आप अशोक पहले हुआ था या जहांगीर पहले हुआ था? लगा लीजिए अंदाजा किसने क्या लिखा। तो बहुत ज़्यादा घालमेल हुआ, तो इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश किया करो, सच क्या है खुद जानने का प्रयास किया करो। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, आपको डीप में जाना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। अदरवाइज लकीर के फ़कीर तो बन ही रहे हो साथियों। आप जो थोड़ा सा पढ़ोगे, अन्वेषण किया करो चीज़ों का ना, ऑब्जर्वेशन किया करो क्या सही हो सकता है उस समय के क्या हालात थे, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, तभी जाके आप सही तरीके से सिस्टम को मैनेज कर पाओगे। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए आप लगे रहिए अपने स्टडी के अंदर। एग्ज़ाम डेट आई गई है, सबको पता होगा, कुछ सब्जेक्टों की, अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट की नहीं आई है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उम्मीद है आपका अगस्त में ही होगा। तो महीना भर आपके पास और भी समय मिल गया है, तो इस समय को अपना सदुपयोग कीजिए। एक महीने में आपका डू एंड डाई वाला मामला लीजिए, डू एंड डाई नोट द ट्राई, जुट जाइए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए अपनी। ठीक
ठीक है, 1 महीने को ये मान लीजिए कि आपका अमृत अमृत मिल गया आपको 1 महीने का समय, ठीक है। और जिसकी तैयारी नहीं हुई है वो अच्छे से तैयारी कर दीजिए सारी। और मैं तो कहता हूँ कि शेड्यूल बना दीजिए। हाँ, लास्ट एक बात और बताता हूँ, सैटरडे को, ये जो सैटरडे आ रहा है, इसको शाम 4 बजे हमारी गूगल मीट दोबारा होगी, उसमें हम प्रॉपर तरीके से शेड्यूल का मैनेज करेंगे कि क्या शेड्यूल होना चाहिए हमारे स्टडी का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।